हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल एडवांस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के, इस चैप्टर का नाम है रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना। इसके क्वेश्चन आंसरों को देखेंगे। देखो, इसकी थियोरेटिकल क्लासेस मैंने चलाई हुई है तो उसमें थोड़ा सा गैप आ गया, तो मैंने सोचा कि पहले इसके मैं क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपकी थियोरेटिकल पोर्शन उसको कवर अप कराता चलूँगा और आपका सिलेबस जल्दी कवर कराने की कोशिश करूँगा। वैसे जनवरी तक आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना के क्वेश्चन आंसरों को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक यदि हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए और सर्च कीजिए एडवांस एजुकेशन पॉइंट। एडवांस एजुकेशन पॉइंट पर आपको जितने भी मैं क्वेश्चन आंसर आपको सोल्व कराऊंगा इन सब की पीडीएफ मिल जाएगी, और पीडीएफ जो मिलेगी आपको वो सॉल्यूशन वाले सेक्शन के अंदर मिलेगी। ठीक है, देखो 6 ग्रुप बने हुए हैं ऐप पर। ठीक है, यहाँ पर कक्षा 11 का ग्रुप आपको दिखेगा, लेकिन इसके अंदर मैं सॉल्यूशन नहीं, इसके अंदर मैंने बुक अपलोड की हुई है। सॉल्यूशन जो आपको मिलेंगे वो इस वाले पोर्शन पे मिलेंगे, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिखा हुआ अभी मिल जाएगा। दूसरा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तीसरा, यदि आप और भी जानकारी जानना चाहते हैं, अपने सिलेबस से रिलेटेड न्यूज़ जानना चाहते हैं, अपडेट्स जानना चाहते हैं, या क्वेश्चन आंसरों को पढ़ना चाहते हैं सीक्वेंस में, या अदर पीडीएफ्स आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आपके पास यदि ऐप नहीं चल पा रहा है तो आप हमारी वेबसाइट www.aepera.in को सर्च कर सकते हैं अपने मोबाइल पर, और इसके थ्रू आप अपनी सभी के सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। कक्षा 9, 10, 11, 12 के सभी सॉल्यूशन बुक्स यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है। साथ ही साथ आपके एग्जाम की न्यूज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए, ये था अभी तक का जो जानकारी आपको होनी चाहिए। इससे आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं और क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आता है चैप्टर नंबर 4 का, रासायनिक आबंधन बनाने की व्याख्या कीजिए। यानी कि रासायनिक जो बंध है वे कैसे बनते हैं। ठीक है, इसका बनने का क्या कारण है। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन लिखाऊंगा, आप अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और साथ ही साथ चीजों को नोट करते हुए चलिए। ठीक है, तो यदि हम बात करें किसकी, हम बात कर रहे हैं कि रासायनिक आबंध कैसे बनते हैं। तो रासायनिक आबंध बनना बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। वैसे तो मैंने आप लोगों को समझा दिया था, लेकिन यहां पर बात है क्वेश्चन की। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करोगे। तो जो रासायनिक आबंध है वो समान और भिन्न तत्वों से मिलकर बनते हैं। यानी कि एक तो भाई जैसे O2 है, ये O क्या है, दो समान तत्व है, यानी कि ये इनके बीच में एक बंध बनेगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड या फिर द्विबंध इसे हम कहते हैं। तो ये कैसे बन रहा है, ये समान तत्वों में बना हुआ है। ऐसे यदि मैं बात करता हूं CH4 की, CH4 क्या होता है, मीथेन। ठीक है, ये क्या होता है, मीथेन होता है। ठीक है, ये बायोगैस भी इसे बोलते हैं। तो ये किससे बना हुआ है, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। कार्बन का एक परमाणु है, हाइड्रोजन के 4 है। तो इस प्रकार से ये क्या बना हुआ है, ये हमारे सामने एक आबंध बना हुआ है। यानी कि यदि मैं आबंध की बात करूं तो आबंध भिन्न और समान दोनों प्रकार के परमाणुओं के साथ बनते हैं। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि समान तथा भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर रासायनिक आबंध बनाते हैं। ठीक है, अब जो रासायनिक आबंध बने इनके लिए अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है ना,
अलग अलग सिद्धांत दिए गए। तो इस प्रकार बने जो रासायनिक आबंध होते हैं को विभिन्न अलग अलग प्रकार के सिद्धांतों में बताया जाता है, में बनाया जाता है, ठीक है, जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। जब या यहाँ पर यह भी लाइन लिख सकते हैं कि इस प्रकार बने रासायनिक आबंधों को विभिन्न या अलग अलग, ठीक है, विभिन्न भी लिख सकते हैं, अलग अलग सिद्धांतों के द्वारा वर्णित किया गया है या फिर सिद्धांतों के द्वारा समझाया गया है, ठीक है, किया गया है। अपनी भाषा में हमेशा प्रश्न को अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें, ठीक है, सॉरी उत्तर को। जब, अब यहां से आगे लिखेंगे, जब समान या भिन्न तत्वों के परमाणु संयोग करते हैं तब वे अपने संयोजी कोष में किसे पूरा करते हैं? संयोजी कोष में किसे पूरा करते हैं? अष्टक को पूरा करते हैं। बताया था ना मैंने, अष्टक को पूरा करते हैं। अब आप कहोगे सर ये अष्टक किस नियम के तहत लेते हैं? तो आपने एक नियम पढ़ा होगा, ऑफ-बाउ का नियम। तो ऑफ-बाउ के नियम के तहत जो उनका बाह्यतम कोष होता है उसे पूर्ण करते हैं, ठीक है, या अष्टक को पूर्ण करते हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करें, जब ये जो तत्व होते हैं ये अष्टक को, जब अपने अष्टक को पूरा करते हैं तो इससे क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे अष्टक को पूरा करके तत्व आदर्श गैस। अब देखो आदर्श गैस इससे अगले चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, आदर्श गैस। तो वहां पर मैं आदर्श गैस को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करूंगा। तो अभी आप इसे अंडरलाइन कर ले ताकि आप इस चीज को समझ सके कि ये आदर्श गैस होता क्या है, ठीक है। संयोजी कोष हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। आदर्श गैस के विन्यास हमने ऑफ-बाउ के नियम में पढ़ा था, ठीक है ना, को ग्रहण करते हैं। देखो यहां पर इस आदर्श गैस का मतलब होता है नोबल गैस यानी कि जो 18 वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं वे सभी के सभी क्या होते हैं? गैस ही होते हैं, ठीक है, और उनका बाह्यतम कोष क्या होता है? पूर्ण होता है, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है। ऐसा परमाणु, अब आगे लिखेंगे इसमें, ऐसा परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं या दान करते हैं। ऐसा परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं या साझा करते हैं। अब आप कहोगे सर यहां पे डाउट आ रहा है। देखो मैंने आपको बताया था, आपको याद हो NaCl क्या हुआ? NaCl जो लवण है ये विद्युत बंधों से मिलकर बना होता है, यानी कि जो Na होता है, सोडियम होता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दान में दे देता है, किसे? क्लोरीन को, ठीक है। इसलिए क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज और Na पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई? आइए अब इसमें आगे देखते हैं, आगे और क्या हो सकता है। आगे हम इसमें लिख सकते हैं कि जब परमाणु आबंध बनाते हैं तब परक्रम का ऊर्जा स्तर निम्नवत होता है जिससे स्थायित्व ग्रहण होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं जब परमाणु आबंध बनाते हैं, जब परमाणु आबंध बनाते हैं तब
जो परक्रम का मतलब जो प्रोसेस है, ठीक है ना। परक्रम का ऊर्जा स्तर क्या होता है, निम्नवत होता है, निम्नतम होता है। निम्नवत का मतलब होता है एक क्रम में, ठीक है ना। निम्नतम का मतलब होता है कम, सबसे कम, ठीक है ना, होता है, ठीक है। जिससे भाई जब इसका ऊर्जा स्तर कम होगा तो क्या होगा, ये जल्दी से स्थायित्व ग्रहण करेगा। तो जिससे क्या होता है, स्थायित्व ग्रहण होता है, स्थायित्व ग्रहण होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए अच्छे से, आप इस प्रश्न को एक बार वीडियो को पॉज करें या फिर वीडियो को दोबारा चलाएं और इसे अच्छे से देखें, ठीक है। और इनको साथ ही साथ अपनी कॉपी में नोट जरूर करते हुए चलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। हमारे सामने आया प्रश्न नंबर 2 अध्याय 4 का। क्या दिया गया है कि निम्नलिखित तत्वों के परमाणुओं के लुईस बिंदु प्रतीक बनाइए। लुईस बिंदु प्रतीक हमें यहां पर बनाने हैं, ठीक है। तो ये काम आपका है। आप इनके परमाणु क्रमांक निकालने के बाद पहले आप इनके परमाणु क्रमांक निकाल लें, ठीक है, कि इसका क्या परमाणु क्रमांक होता है। फिर उसके बाद इनका वाह्यतम कोश में देखिए कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है। जैसे यहां पर मैं n की बात करूं तो n पर कितने होते हैं, n पर होते हैं 5। O की यदि मैं बात करूं, O पर कितने होते हैं, O पर होते हैं 6, ठीक है। इसी तरीके से B किससे पहले आता है, कार्बन से। इस पर कितने होते हैं, इस पर होते हैं 3, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर मैंने 3 तो बना दिए हैं, B बना दिया, O बना दिया, N बना दी, यहां पर ब्रोमीन, ठीक है, और सोडियम, और यहां पर आप मैग्नीशियम को खुद से बनाओगे, ठीक है। यदि मैं Na की बात करूं तो Na पर 1 होता है, ठीक है, समझ गए। तो इसे आपको बनाना है इसी प्रकार से। ये जो बिंदु लगा रहे हैं हम, इन्हीं को हम कहते हैं लुईस बिंदु प्रतीक, ठीक है। लुईस बिंदु प्रतीक हम इन्हें ही कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने आता है प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है कि निम्नलिखित परमाणुओं तथा आयनों के लुईस बिंदु प्रतीक लिखिए। यानी कि यहां पर S और S2 नेगेटिव का हमें क्या करना है, लुईस बिंदु प्रतीक लिखना है, ठीक है ना। लुईस बिंदु प्रतीक लिखना है। ये S नहीं SI होना चाहिए, सिलिकॉन, ठीक है। तो ये SI होगा भाई, इसे सही कर लीजिएगा आप सभी, ये SI होगा, ठीक है। तो यदि मैं यहां पर बात करूं SI की, इस पर जो लुईस बिंदु प्रतीक होंगे वो किस प्रकार से होंगे, ध्यान से देखना। इस पर जो बिंदु प्रतीक होंगे वो होंगे 6, ठीक है, सिलिकॉन, ठीक है। ये क्या है, सिलिकॉन, ठीक है। यदि मैं बात करूं यहां पर इस SI पर, जिस पर नेगेटिव चार्ज दिया गया है, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज है इस पर 2, तो इसका मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन और उधार लिए हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन और उधार लिए हैं, ठीक है। तो यहां पर इसका भाई, इसके पास 2 2 4 2 6 तो पहले से ही थे, अब 2 इसने उधार ले लिए, तो इसने क्या कर लिया, अपना अष्टक पूरा कर लिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पहला। अब हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की। ये एल्यूमिनियम और ये एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इस पर है पॉजिटिव 3 चार्ज, ठीक है। देखो जो यहाँ पर ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का जो बाह्यतम कोश होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 3। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, इसका मतलब है कि इस एल्यूमिनियम ने अपने इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया, त्याग दे दिया। तो इसका जो लुईस बिंदु प्रतीक बनेगा वो यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसने इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो इसलिए अब इस पर कोई लुईस बिंदु नहीं बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे तीसरे नंबर पर क्या आता है, तीसरे नंबर पर है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो यहां पर देखो हाइड्रोजन, आप सब जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु होता है 1, इसके वाह्यतम कोश में भी 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब ये अपना वाह्यतम कोश पूर्ण करता है हीलियम की भांति। अब हीलियम का नजदीकी सदस्य है, इसलिए हीलियम का जो वाह्यतम कोश पूर्ण हो जाता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों से हो जाता है, जो कि एक, ठीक है ना, ये एक एक्सेप्शन है इस रूल का, अष्टक वाले का, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था पहली वीडियो जो मैंने इस चैप्टर से संबंधित डाली थी।
अब यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो है, एक इसने और उधार ले लिया, तो इसने हीलियम की भांति क्या कर लिया, अपना वाह्यतम कोष पूर्ण कर लिया है। हीलियम के वाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी प्रकार से हाइड्रोजन के वाह्यतम कोष में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारे सामने आता है। प्रश्न नंबर 4, और भैया देखो प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित अणुओं तथा आयनों की लुईस संरचनाएं लिखिए। ठीक है ना, इन सब की लुईस संरचनाएं हमें बनानी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लुईस संरचनाएं कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो तत्व आता है वो है H2S। ठीक है, H2S, यानी कि H तो 2 हैं, ठीक है, और S 1 है, तो कुछ इस प्रकार से बनेंगे। आप सभी जानते हैं कि H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन S के पास कितने होते हैं, अभी मैंने आपको बताए थे 6 होते हैं। ठीक है, तो एक इधर एक इधर, ठीक है, तो 6 हो गए देखो S के। तो यानी कि ये इससे इस प्रकार से साझा किया हुआ है, ये इससे इस प्रकार से। तो S के यदि आप ध्यान से देखोगे, तो S के पास कितने हो गए, S के पास अब हो गए पूरे 8 तत्व, सॉरी इसका वाह्यतम कोष पूर्ण हो गया। यदि आप ध्यान से देखोगे किसे, हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन का वाह्यतम कोष अभी मैंने आपको बताया था कैसे पूर्ण होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ। तो यहां पर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार से इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो ये जो संरचना हुई इसे कहते हैं लुईस बिंदु संरचना या लुईस संरचना, और ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, और ये आगे आपको काम आएंगी बहुत ज्यादा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन्हें अच्छे से सीख ले। ठीक है, समझ में आई या फिर नहीं आई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप इन्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर की भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर जाओ और अपने इन नोट्स को मेरे पास सेंड करना। ठीक है, जिससे कि मैं अगली वीडियो में बता सकूं कि इन बच्चों ने मेरे पास नोट्स सेंड किए, ये अच्छे से पढ़ रहे हैं। यदि आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आगे अभी इसी संरचना को मैं कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। आप कहोगे सर कैसे, देखो यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर मैंने शायद गलती कर दी है, यहां पर ये S ही रहेगा भैया। ठीक है, इसे सही कर देना, ये S ही रहेगा, सल्फर। ठीक है ना, ये सल्फर था, मैं सिलिकॉन पे चला गया, सॉरी भाई। ठीक है, ये सल्फर है। ठीक है, ये सल्फर है आपका। ठीक है भाई, सॉरी इसके लिए। ठीक है ना, मैं सिलिकॉन सोच बैठा था, ये सल्फर ही है। ठीक है, तो सल्फर का वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है। ठीक है ना, किसी कोई डाउट हो तो बता देना मुझे, कोई डाउट नहीं। आओ अब जो आपकी होती है हमारे पास यहाँ पर दूसरी जो इसकी इमेज बन सकती है, वो कैसे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे ऊपर वाले और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे नीचे वाले। अब इसे और इसे मिलाकर एकल बंध बन गया, इस लुईस पॉइंट और इस लुईस बिंदु को मिलाकर क्या बन गया, एकल बंध मिल गए। तो ये इसकी मेरे भाई दूसरी संरचना हो गई। तो ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, पता भी होना चाहिए आप सभी को। ठीक है, चलिए दूसरी संरचना देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है सिलिकॉन क्लोराइड। ठीक है ना, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, चलो इसे बनाते हैं। अब इसे कैसे बनाएंगे, देखो मैंने अभी बताया था Si के भी वाह्यतम कोष में 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना भाई, कभी भूल जाओ आप। अभी मैंने आपको बताया था वो गलत नहीं बनाए थे, इसके भी वाह्यतम कोष में 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहां पर Cl के दिए गए हैं 4, तो यहां पर मुझे इमेज कुछ क्लियर सी बनानी होगी और थोड़ी सी अच्छी सी बनानी होगी। तो यहाँ पर ये बना दिया मैंने Si यानी कि सिलिकॉन, और एक क्लोरीन ये बना दिया, एक क्लोरीन ये बना दिया, एक क्लोरीन ये बना दिया और एक क्लोरीन ये बना दिया। ठीक है, बना दिया मैंने। अब देखो अब कैसे होगा, देखो यहाँ पर मुझे बनाने हैं सिलिकॉन के। भाई देखो एक तो ये रहा पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। ठीक है ना, 4 पॉइंट हो गए। तो सिलिकॉन की आप लिख लीजिए यहाँ पर
सिलिकॉन की जो वाहितम कोष में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो 4, यानी कि इससे, और यहाँ पर सल्फर में जो पाए जाते हैं वो होते हैं आपके 6। ठीक है, तो यहाँ पर सिलिकॉन में पाए जाते हैं आपके 4 और क्लोरीन में आपके पाए जाते हैं 7। ठीक है, इन्हें लिख लीजिएगा क्योंकि इनमें कंफ्यूज आ जाते हैं। ठीक है, मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, तो आप भी हो सकते हैं, तो इसलिए आप इन्हें लिख लीजिएगा। अब देखो, अब हमें बनाने हैं किसके, अब हमें बनाने हैं यहाँ पर क्लोरीन के। तो 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 6 हो गई, और 1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, 7 हो गए क्लोरीन के, 2 ये रहे क्लोरीन के, इस क्लोरीन के 2 ये रहे और 2 ये रहे, 6 हो गई, और 1 ये आ गया 7। ठीक है, क्लोरीन के 2 ये रहे, 2 ये रहे और 2 ये रहे। ठीक है, क्लोरीन का 1 यहाँ पर आ गया, इस क्लोरीन के 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से भाई, ये दोनों मिलकर अलग अलग कलर के हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या करेंगे, एकल बंध बना देंगे। ये दोनों क्लोरीन मिलकर क्या करेंगे, दोनों पॉइंट मिलकर, लुईस बिंदु मिलकर एकल बंध बना देंगे। ये दोनों एकल बंध बना देंगे और ये दोनों एकल बंध बना देंगे। ठीक है, अभी मैं एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूं, एक जोन क्रिएट कर रहा हूं। आप ध्यान से इसके इलेक्ट्रॉन गिनना और SI के जो टोटल इलेक्ट्रॉन बनेंगे उनको काउंट करना। तो यहां पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो SI के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 2 तो ये हो गए, यहाँ पर 2 ये हो गए 4, और 2 ये हो गए 6, और 2 ये हो गए 8। यानी कि यहाँ पर जो SI है, सिलिकॉन है, इसका वाहितम कोष पूरा हो गया, इसका अष्टक पूर्ण हो गया। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ये है आपका क्लोरीन। अब आप इसे ध्यान से देखना, जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2 4, 2 6, 2 8। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, आप अच्छे से काउंट करना और ऐसे सर्कल बनाना अपनी कॉपी पर, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। कितने हो गए, 2 4 6 8। ऐसे ही यहाँ पर करना, यहाँ पर जैसे ही आप एक सर्कल जोन बनाओगे तो यहाँ पर आपको पता लगेगा इस क्लोरीन के भी वाहितम कोष पूर्ण हो गया, इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। अब बात आई इसकी, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो इसका भी अष्टक पूर्ण हो चुका है। ठीक है, तो इसे आप एक अच्छी और सुंदर सी संरचना या आकृति दे सकते हैं। कैसे, आप इसकी एक और आकृति बना सकते हैं कुछ इस प्रकार की, जो इसी की ही आकृति होगी। Cl यहाँ पर, ठीक है, Si यहाँ पर, Cl यहाँ पर, और Cl यहाँ पर, और Cl यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एकल बंध, यहाँ पर एकल बंध, यहाँ पर एकल बंध, यहाँ पर एकल बंध। ठीक है, और साथ में इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन, 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 2 इलेक्ट्रॉन। अब हो सकता है आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आ जाए। ठीक है, देखो, एक बंध और एक बंध से मिलकर बनता है एकल बंध। मैं फिर से आपको बता रहा हूं ताकि आपको फिर से याद आ जाए। ठीक है, इस प्रकार से 4 लुईस बिंदुओं से मिलकर बनते हैं द्विबंध, द्विबंध, और 6 लुईस बिंदुओं से मिलकर बनते हैं त्रिबंध। ठीक है, इसे बोलते हैं त्रिबंध। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड भी इसे कहते हैं, त्रिबंध। ठीक है, द्विबंध को डबल बॉन्ड कहते हैं, एकल बंध को सिंगल बॉन्ड कहते हैं। तो इनके इंग्लिश में भी नाम आप सभी को याद होने चाहिए। अब हमारे पास नेक्स्ट संरचना है BF2। नेक्स्ट संरचना क्या है भाई हमारे पास, BF2, BeF2, यही है ना, इसी प्रकार BeF2। ठीक है, चलिए इसकी संरचना बनाते हैं। देखो, जो Be होता है, इसके जो वाहितम कोष में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो 2 पाए जाते हैं, यानी कि Be कुछ इस प्रकार होगा, Fe कुछ इस प्रकार, और Fe कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, तो B का 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसमें। यदि मैं बात करूं Fe की, ठीक है, तो Fe के पास 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, Cl की भांति इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सभी के इलेक्ट्रॉन आपको याद करने होंगे, तभी जाकर आपका काम पूर्ण होगा। ठीक है, समझिए बात को। ठीक है भाई, चलो अब देखो, यहां पर आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि यहां पर इसका वाहितम कोष पूर्ण होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, बी, एक सेकंड रुके, मैं चेक कर देता हूं। BE में शायद 6 मिलते हैं, नहीं 2 ही होते हैं। ठीक है, और देखो ये जो क्या करता है BE,
इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन तो 2 ही पाए जाते हैं, लेकिन ये अपना अष्टक कैसे पूरा करता है, ये 2s2 के साथ अपना अष्टक पूरा करता है। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर Be का अष्टक पूरा हो गया। आप एक काम करना, आज आवर्त सारणी अपने पास लेकर बैठना। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, और मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको आवर्त सारणी से रिलेटेड कुछ चीज़ें अपडेट कराऊंगा, जिससे कि हम इन लुईस बिंदुओं को कैलकुलेट करना सीख जाएं। ठीक है, तो अगली वीडियो में आप आवर्त सारणी अपने पास जरूर लेकर बैठना और उसका अध्ययन जरूर करते रहना। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें इसकी जो संरचना बनेगी, वो संरचना कैसी बनेगी, Fe सिंगल बॉन्ड Be सिंगल बॉन्ड Fe। ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो Be होता है ये हीलियम की भांति अपना बाह्यतम कोश पूर्ण करता है, हीलियम की भांति अपना बाह्यतम कोश पूर्ण करता है। ठीक है, चलिए, यानी कि यहां पर यदि मैं बात करूं, यहां पर जो ये Be है, तो यहां पर जो ये Be है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉनों का अपना त्याग करता है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, और भी बहुत सारे इसमें डाउट रहते हैं, कुछ इसके अंदर एक्सेप्शन भी होते हैं जिन्हें समझाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उन एक्सेप्शन के बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए, अगली जो कड़ी आती है हमारे पास वो क्या है, एक तो CO3 नेगेटिव वाला है। देखो यहां पर ये मैं आपको होमवर्क में देता हूं, ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, यहां पर CO3 को मैं सोल्व कराता हूं आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पर CO3 और इस पर 2 कैटायन है। ठीक है ना, कैटायन है, सॉरी एनायन है, कैटायन नहीं एनायन है, 2 नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब देखो क्या होता है, इसका मतलब सिंपल सा है, और इस कि जब हम लुईस संरचना बनाएंगे तो यहाँ पर C हो जाएगा, यहाँ पर एक O, यहाँ पर एक O, यहाँ पर एक O। ठीक है, और ये जो आपका 2 नेगेटिव है तो इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं, और यहाँ पर जो नेगेटिव है उसको जो कहते हैं लिख देते हैं। ठीक है, अब इसे लिखने का क्या मकसद होता है वो भी समझिए। तो इसका लिखने का सिर्फ और सिर्फ तात्पर्य ये होता है, देखो यहाँ पर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके पास भी यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके पास भी 6। ठीक है, इसके पास होते हैं 4। ठीक है, समझ गए बात को। अब देखो यहां पर जो ये नेगेटिव का मतलब है कि यहां पर 2 जो आयन हैं वो लिए गए हैं, यानी कि ये इस प्रकार से लिए गए हैं, एक यहां पर लिया गया है तो एक यहां पर लिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो मैं ये रेड पेन से बना रहा हूं, ये वाले उधार लिए गए, ये इनकी जगह पर आए हुए हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जब बंद बनेंगे वो बंद इस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, बंद कुछ इस प्रकार से बनेंगे, यहां पर सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये सिंगल बॉन्ड बनेगा, और ये यहां पर आपका डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, क्लियर हुई कुछ चीजें। अब यहां पर यदि आप ध्यान से देखोगे, यहां पर C के यदि आप इलेक्ट्रॉनों को काउंट करोगे तो C का यहां पर अष्टक पूरा मिलेगा, इस O का भी अष्टक पूरा मिलेगा, इस O का भी अष्टक पूरा मिलेगा, और इस O का भी अष्टक पूरा मिलेगा। आप इसी संरचना को कुछ इस प्रकार भी बना सकते हैं, O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और इसके ऊपर आप लिख सकते हैं 2 नेगेटिव। ये हम जब हम पढ़ेंगे IUPAC नाम, तब हमें बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, अब आपका एक होमवर्क है कि आपको इसकी संरचना मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करनी है, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न पर। प्रश्न का नाम है अष्टक नियम, सॉरी प्रश्न पढ़ते हैं। अष्टक नियम को परिभाषित कीजिए और इस नियम के महत्व और सीमाओं को लिखिए। देखिए लंबा क्वेश्चन है, इसलिए बड़े पेशेंस के साथ समझते हुए चलिएगा और आपको समझ में भी आएगा डेफिनेटली। ठीक है, चलिए तो देखिए यहां पर हम बात करेंगे कि अष्टक का नियम क्या है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अष्टक का नियम क्या है। अष्टक
नियम कि आखिरकार ये अष्टक नियम क्या है। परमाणुओं का जो संयोजन होता है, इलेक्ट्रॉनों के एक परमाणु से दूसरे परमाणु के द्वारा स्थानांतरण और संयोजन इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन के द्वारा जो इनका मिलन होता है या फिर इनके बीच में जो संबंध बनता है, ठीक है, इस प्रक्रिया में जो परमाणु होते हैं उनके वाह्यतम कोश की या फिर हम कह सकते हैं कि संयोजकता, ठीक है, संयोजकता अष्टक प्राप्त करती है। ठीक है, चलिए मैं इसको आपको लिख कर ही बताता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। जो परमाणुओं का संयोजन, परमाणुओं का संयोजन संयोजक, परमाणुओं का संयोजन संयोजक इलेक्ट्रॉनों के एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण के द्वारा या संयोजक इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन के द्वारा होता है। ठीक है, अब जो ये इलेक्ट्रॉनों के जो संयोजक होता है ना, संयोजन होता है इलेक्ट्रॉनों का एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर, ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन के द्वारा होता है। ठीक है, और जो ये प्रक्रिया है, तो यहां पर लिख सकते हैं इस प्रक्रिया में परमाणु अपने संयोजकता कोश में, संयोजकता कोश यानी कि वाह्यतम कोश, ठीक है ना, कोश में अष्टक प्राप्त करता है, अष्टक प्राप्त करता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है, यही अष्टक नियम कहलाता है। ठीक है, तो यह लिख सकते हैं, यह अष्टक नियम कहलाता है, अष्टक नियम कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अष्टक के नियम की उपयोगिता क्या है, यानी कि इसका महत्व क्या है। ठीक है ना, तो यहां पर लिखेंगे अष्टक नियम का महत्व। ठीक है, अष्टक नियम का महत्व, अष्टक, चलिए अगले पेज पर देख लेते हैं। यहां पर हेडिंग डालेंगे अष्टक नियम का महत्व। मैं लिख इसलिए रहा हूं, अदरवाइज मैं इन सबको बोलकर भी आप सबको लिखा सकता हूं, मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि आप गलती ना करें, आपका समय भी बचे। आप इन्हें जो करते हो देखकर भी, आप जैसे मैं लिख रहा हूं तो ये डबल डबल बार एक तो आपके सामने लिख रहा है, आप उसको पढ़ भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपको चीजें ज्यादा जल्दी याद होंगी। ठीक है ना, तो अष्टक के नियम का महत्व, यदि हम बात करें अष्टक के नियम के महत्व की, तो इससे क्या होता है, इससे हमें जो परमाणु होता है उसके जो वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होता है उनका पता लग जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए क्या होता है, जो बाकी के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें लेने में आसानी रहती है। जैसे यदि मैं इसे लिखना चाहूं एक सिस्टमेटिक वे में, तो कैसे लिख सकते हैं कि परमाणु अपने संयोजी कोश, जो संयोजी कोश होता है, ठीक है, या हम इसे कक्ष भी बोल सकते हैं, संयोजी कोश या कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर
स्थायित्व ग्रहण करते हैं, स्थायित्व ग्रहण करते हैं। अतः ये रासायनिक रूप से, अतः ये रासायनिक रूप से क्या होते हैं, असक्रिय होते हैं, असक्रिय होते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि असक्रिय, देखो सक्रियता और असक्रियता आपने जब पढ़ी थी आवर्त सारणी, उसमें हमने जिक्र किया था एक 18वें वर्ग का, ठीक है। उसके तत्वों को हम अक्रिय तत्व या अक्रिय गैस कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि वे किसी और गैस या तत्व के साथ कोई भी क्रिया नहीं करती, ठीक है ना, कोई भी क्रिया नहीं करती, यानी कि वे क्या होती है, असक्रिय होती है। तो इसी स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए कि जब भी कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ क्रिया करता है तो ये क्या करता है, ये जो तत्व होता है और ये जो तत्व होता है ये अपने स्थायित्व को प्राप्त करते हैं जिससे कि ये किसी और तत्व के साथ क्रिया ना कर सके, यानी कि ये क्या हो जाए, असक्रिय हो जाए, ठीक है। यही क्या होता है, यही इस अष्टक के नियम का महत्व है। आप अपने शब्दों में इस भाषा परिभाषा को कैसे भी लिख सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। अब जैसे हम ही बात करते हैं कि न्यून, ठीक है ना, न्यून आपने देखा होगा, ठीक है ना। आपने आर्गन, आर्गन के बाद क्या होता है, क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद जेनॉन, जेनॉन के बाद रेडॉन, ठीक है ना। रेडॉन पृथ्वी पर नहीं पाए जाते, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यदि मैं बात करता हूँ न्यून, न्यून का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10, ठीक है। आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18, क्रिप्टन का कितना होता है 36, जिनोन का होता है 54, और यदि मैं रेडॉन की बात करूं तो रेडॉन का परमाणु क्रमांक होता है 86, ठीक है। यदि मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालता हूं, देखो हीलियम की मैं बात यहां पर क्यों नहीं कर रहा हूं, हीलियम का सभी जानते हैं कि 2 परमाणु क्रमांक होता है हीलियम का, और हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 2 ही होगा, इसलिए हीलियम के वाहितम कोष में केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम लिथियम की बात करते हैं, बेरिलियम की बात करते हैं, और इसके पास एक और तत्व पाया जाता है हाइड्रोजन, ठीक है। इन सब की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये छोटे लेवल की बात हो गई, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए इसलिए मैंने आपको ये बता भी दिया, ठीक है। अब यहाँ पर यदि मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूं तो 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2,8, ठीक है। 18 का क्या होगा, 18 का होगा 2,8,8, 8 और 2 10 और 8 18, ठीक है। यदि मैं बात करूं यहां पर क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो क्या होगा, वो 2 8 18 और फिर से क्या होगा 8 होगा, ठीक है। यदि मैं बात करूं जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 18, फिर से क्या होगा, फिर से 18, फिर से क्या होगा 8 होगा, ठीक है। इसी तरीके से यदि मैं रेडॉन की बात करूं तो इसका क्या होगा, 2 8 18, 18 के बाद 32, 32 के बाद फिर से 18, फिर से 8, यानी कि आप यहां पर यदि फोकस करते हैं थोड़ा सा भी तो इनके वाहितम कोष में क्या है, इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है वाहितम कोष में, 8 इलेक्ट्रॉन है, जो कि हमारे लिए क्या है, ये कारण बनता है जिसके कारण इनके नजदीकी तत्व, इन सभी तत्वों के जितने भी नजदीकी तत्व हैं वे क्या करते हैं, अक्रिय होना चाहते हैं। अक्रिय होने के लिए इन्हें क्या होता है, अपने वाहितम कोष को का अष्टक पूरा करना होता है, ठीक है। तो यहां पर हम इसी के साथ और भी लिख सकते हैं, क्या, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं और इसकी लाइनों को, ठीक है। तो यहां पर हम लिख भी सकते हैं, क्या, हम लिख सकते हैं कि आवर्त सारणी के दूसरे तत्व, आवर्त सारणी के दूसरे तत्व जो, दूसरे तत्व जो संयोजी कक्षों में, जो संयोजी कक्ष कक्षा कक्षों में 8 से कम, 8 से कम इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इलेक्ट्रॉन रखते हैं, रासायनिक
सक्रिय होते हैं। बताया ना कि ये जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन है, ये तो अक्रिय होते हैं क्योंकि इनके वाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो आवर्त सारणी के दूसरे तत्व हैं जिनके वाह्यतम कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, वे क्या होते हैं? रासायनिक सक्रिय होते हैं। ठीक है, यही बात मैं अभी आपको बता रहा था। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, अतः जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 से कम होते हैं वे क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, चीजें क्लियर है? आओ अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। क्या पूछा गया था कि अष्टक नियम की सीमाएं, और भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, अष्टक नियम की सीमाएं, अष्टक नियम की सीमाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप। सबसे पहले हेडिंग होगी केंद्रीय परमाणु का पूर्ण अपूर्ण अष्टक। केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक। अब आप इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे, मैं बोल रहा हूं आप सभी लिखेंगे। कुछ यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुछ यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम होती है। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं, हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम आए। कुछ यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम होती है। 8 से कम होती है। और आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जैसे मैं अभी आपको बोलकर लिखा रहा था, क्या उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आती है? यदि कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, सर आप बोलकर ही लिखाएं, जिससे कि क्या होगा, आपके टाइम की बचत होगी और आप ज़्यादा क्वेश्चनों को एक वीडियो में सोल्व आउट करवा पाओगे। ठीक है, मैं आपको हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन जरूर करूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, जैसे कुछ तत्व होते हैं, लिखना जैसे लिख लीजिए आप, हाइड्रोजन, लिथियम, क्लोरीन, ठीक है, और बेरिलियम। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनके 8 से कम होती है। और इनसे बनने वाले कुछ यौगिक भी मैं आपको लिखा देता हूं, जैसे H बनता है। ठीक है, जैसे बनता है लिथियम और क्लोराइड का एक यौगिक बनता है, जिनके बीच में एक एक बंध ही शेयर होता है। जैसे बनता है, अभी मैंने आपको बताया था, अभी HBe और H, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। ठीक है, या फिर आप बना सकते हैं FeBe ठीक है, ये भी बनाया था ना मैंने अभी आपको। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार के तत्व होते हैं। ठीक है, इन्हें लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, आपके काम की चीजें हैं। ठीक है, फिर से कह रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 हेडिंग डालेंगे। और वीडियो भले ही आप पॉज करके देखिए, डाउनलोड करके देखिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरा काम है आपको पढ़ाना, आप पढ़िए। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आती है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। विषम, हेडिंग डालेंगे नंबर 2, विषम इलेक्ट्रॉन अणु। विषम इलेक्ट्रॉन अणु। ठीक है, अब इसके अंदर आप लिखना चालू करिए। विषम इलेक्ट्रॉन अणु का मतलब क्या होता है? जो विषम होते हैं। ठीक है, यानी कि अलग होते हैं। वे अणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों
कि कुल संख्या विषम होती है, या लिख सकते हैं वे सभी परमाणु अष्टक नियम का पालन नहीं कर पाते। ऐसे अणु जिनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, विषम होते हैं, वे सभी परमाणु क्या नहीं कर पाते, अष्टक नियम का पालन नहीं कर पाते। अष्टक नियम का पालन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये आपका यहां पर क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें भाई, यहां पर मैं नाइट्रोजन की बात करूंगा। ठीक है, नाइट्रोजन में क्या होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, ये बना दी। और NO2 NO, ठीक है ना, NO नाइट्रस ऑक्साइड आपने सुना होगा। ठीक है, N इसमें कितने होते हैं, इसमें होते हैं 6। भाई देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड तो बन गया, इसका तो अष्टक पूर्ण हो गया। ठीक है ना, इसका तो अष्टक पूर्ण हो गया यहाँ पर, लेकिन क्या इसका अष्टक पूर्ण हो पाया, नहीं, तो ये इसे फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, समझ गए बात। ऐसे ही NO2 की बात करेंगे, NO2 यहाँ पर ये भी विषम होता है, तो ये भी इसे पूर्ण नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ में आई कुछ बातें। भाई यदि यहाँ पर आप इन दोनों के बंद बनाकर देखें, भाई N के कितने हो गए, N के हो गए 5। ठीक है, इधर O के कितने हो गए, O के हो गए 6, इधर O के कितने हो गए, O के हो गए 6। भाई यहाँ पर देखो, इन यहाँ से हटाकर मैं यहाँ पर लगा दूंगा, तो यहाँ पर इस O के तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और अष्टक पूर्ण हो गया, इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया, क्योंकि इन्होंने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया। लेकिन आप इसके जब इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है ना, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। तो यानी कि ये पूर्ण रूप से अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, आई कुछ बातें समझ में। ठीक है, चलिए अब इसमें और भी लिख सकते हैं। जैसे नंबर 3 पर आप लिख सकते हैं, नंबर 3 पर लिख सकते हैं, उदासीन परमाणु से संबंधित धनायनों तथा ऋणायनों के बनने में सरलता, यानी कि जो उदासीन परमाणु है उनसे हम धनायन और ऋणायन बना सकते हैं, बनाने में सरलता। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 4 कि धनायनों और ऋणायनों को ठोस में व्यवस्थित होने की विधि, अर्थात क्रिस्टलीय यौगिक जालक निर्मित होने की विधि, जो कि क्या है, सरल है। तो आप यहां तक 3 तक ही लिख लीजिए, इतने आप अपने एग्जाम में लिखे आओगे तो आपको सफिशिएंट रहेंगे। ठीक है, तो ये आज मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको क्वेश्चन सोल्व आउट कराए हैं। क्वेश्चन 1 से 5 तक आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप मुझे आज कमेंट सेक्शन में बता दोगे, तभी जाकर मैं कल की वीडियो को शूट कर पाऊंगा। और प्लीज वेबसाइट और ऐप जरूर डाउनलोड करें, उस पर मैं नई नई चीजें डालता रहूंगा। और जब आप 12th में जाओगे तब आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इस ऐप और इस चैनल से, क्योंकि आप मुझसे रेगुलर जुड़े रहोगे। और 12th में आपकी स्टडी मैं स्टार्टिंग से ही शुरू करा दूंगा, जैसे ही आपके 11th के पेपर खत्म होंगे। ठीक है, कंप्लीट बेंच लेकर आऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।